ओके, सो लास्ट हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कॉटन फैब्रिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। एंड लास्ट एक पैराग्राफ है जो हमारा रह गया था कॉटन फैब्रिक से रिलेटेड। सो उसमें हम पढ़ रहे थे कि हमें कितना यान जो है, क्योंकि हमारे पास यान ही है जो हम इंपोर्ट करवाते हैं और कपड़ा हम नहीं करते हैं, बनाते हैं। So although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, the need to import is still felt। मतलब हम बहुत अच्छी जो कॉटन है अब वो बनाना हमने शुरू कर दिया है, उसमें इंक्रीज आया है, बट स्टिल जो हमारा इंपोर्ट की नीड है, मतलब अभी भी जरूरी है कि हम और इंपोर्ट करवाएं, बिकॉज डिमांड्स जो है वो हमारी अभी भी फुलफिल नहीं हो पा रही है। ओके, so power supply is erratic and machine needs to be upgraded in the weaving process and processing sectors in particular. Other problems are the low output of the labor and stiff competition with the synthetic fiber industry। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक तो पावर सप्लाई आती है जाती है, इराटिक मतलब कांस्टेंट नहीं है, और हमारे पास जो कपड़ा बनाने के लिए जो मशीनरी है वीविंग करने के लिए, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो ये कि हमारे पास जो लेबर है, लेबर से हम उतनी आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब एक लेबर एक दिन में जितना कपड़ा बनाता है दैट इज नॉट इनफ, हमें उससे ज्यादा की जरूरत है। एंड हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है, एक तो प्योर कॉटन है जो हम बना रहे हैं, एक है जो सिंथेटिक कॉटन है। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री है, जो सिंथेटिक कपड़े मिलते हैं, उनके साथ भी हमें टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि आप भी देखोगे, आप मार्केट में सिंथेटिक कपड़े लेने जाओ तो वो सस्ते पड़ते हैं, बट आप कॉटन का लेने जाइए तो वो महंगा पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है जूट टेक्सटाइल। अभी हम कॉटन के बारे में पढ़ रहे थे, अभी जूट के बारे में पढ़। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि सबसे नंबर 1 जो एक्सपोर्टर है, सबसे जहाँ पे सबसे ज्यादा जूट बनती है, दैट इज बांग्लादेश। सबसे ज्यादा जूट वहीं पे बनती है और हम जो है वो सेकंड प्लेस पे आते हैं, बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर पे हम आते हैं। जब मैं आपको ये चीजें समझा रही हूँ तो जो 1 मार्क वाले फैक्ट है उनको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि वो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो रॉ जूट का अगर हमें बोलूं तो सबसे पहले बांग्लादेश आता है, सेकंड नंबर पे हम आते हैं एक्सपोर्टर। There were about 80 jute mills in India in 2010 to 11. Most of these are located in West Bengal, mainly along the banks of the Hooghly River in a narrow belt 98 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर वाइड। तो हमारे पास जो ज्यादातर जो जूट हमने अभी बात की, सो इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मिल्स है 80 जूट मिल्स हैं। एंड मोस्टली जो जूट मिल्स है वो कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। आपको ज्यादा नहीं वो याद करना, बैंक्स ऑफ हुगली रिवर आप याद कर सकते हो, बट अगर आपको जगह भी याद है कि वेस्ट बंगाल में ज्यादा हमारी जूट मिल्स लोकेटेड है तो उतना भी काफी है। यहाँ पे एक फैक्ट भी है, the first jute mill was set up near Kolkata in 1859 at Rishra। तो इंडिया में फर्स्ट जूट मिल जो थी वो कहाँ थी, नियर कोलकाता में। After partition 1947, the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute producing areas went to Bangladesh। So 1947 में पार्टीशन के बाद जो जूट मिल्स है वो इंडिया में तो रही, बट 3/4 जूट मिल्स जो है वो बांग्लादेश वाले एरिया में चले गई, बिकॉज बांग्लादेश का एरिया भी पहले जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें था, सो बांग्लादेश के एरिया में वो चले गई थी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन हुगली बेसिन। अभी जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास जो ज्यादा से ज्यादा जूट मिल्स थी वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड थी, हुगली रिवर के बैंक पे। तो क्यों वहीं पे लोकेटेड थी जूट मिल, उसके रीजन क्या थे, इंडिया में कहीं और जगह पे जूट मिल क्यों लोकेटेड नहीं थी? तो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल इज, फर्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। मतलब पहला रीजन तो कि जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कोलकाता के आसपास थे, इसीलिए जूट की मिल्स भी वहीं पे लगाई गई। ठीक है, देन वहां पे
पानी का जो ट्रांसपोर्ट है, मतलब पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, फैक्ट्रीज तक पहुंचाना, वो इतना एक्सपेंसिव काम नहीं था, वहां पे पानी बहुत इनएक्सपेंसिव है. Supported by a good network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills. मतलब अगर तो रेल के थ्रू सामान लेके जाना है या रोड के थ्रू सामान लेके जाना है या शिप्स के थ्रू सामान लेके जाना है, तो रॉ मटेरियल को मिल्स तक पहुंचाना वहां पे बहुत इजी था क्योंकि हर तरीके का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था. अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट. अब जूट जो है, जूट को बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है. सो वेस्ट बंगाल में हुगली बेसिन के अराउंड बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल था. सो पानी की वहां पे कोई कमी नहीं थी. चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश. Kolkata, as a larger urban center, provides banking, insurance, and port facilities for the export of जूट गुड्स. तो हम देख सकते हैं लास्ट रीजन की जूट वहां पे बनती थी इज कि वेस्ट बंगाल एंड जो आसपास की स्टेट्स हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वहां से जो सस्ते में लेबर है वो मिल जाती थी मिल्स में काम करने के लिए. और कोलकाता जो है बेसिकली एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, वहां पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस है. अगर हम बैंकिंग की बात करें, हम इंश्योरेंस की बात करें या पोर्ट की बात करें जहां से हमने सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है थ्रू शिप्स, तो जूट गुड्स बेसिकली वहीं से एक्सपोर्ट हो जाते थे, इसलिए वहां पे ज्यादा जूट गुड्स बनते थे. तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जूट जो है वो इंडिया में वेस्ट बंगाल में हुगली बेसिन के अराउंड ही ज्यादा क्यों बनता है. तो उसके आपने रीजन इस पैराग्राफ में जो दे रखे हैं वो देने हैं. ओके, नेक्स्ट आपके पास है इन 2010 to 11 the jute industry was supporting 3.7 lakh workers directly and another 40 lakh small and marginal farmers who were engaged in cultivation of jute and mesta. Many more people are associated indirectly. तो अगर आप 2010 और 2011 इस एरा की बात करें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, देखो स्टैट्स आपको पेपर में नहीं आएंगे, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो जूट इंडस्ट्री की यहाँ पे इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बता रहे हैं कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है जूट इंडस्ट्री. 3.7 लाख वर्कर को तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट दे रही है. 40 लाख जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो जूट की कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनको भी तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रही है थ्रू जूट इंडस्ट्री. तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि जूट इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. The next is challenges faced by the industry include stiff competition. अब क्या क्या challenges ये वाली इंडस्ट्री फेस करती है, जैसे हमने कॉटन इंडस्ट्री के challenges देखे, इस इंडस्ट्री को क्या challenge फेस करना पड़ता है. It is in the international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt, Thailand. मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे उन्हें बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि एक तो जूट होती है जो हम प्योर बनाते हैं, ऑर्गेनिक बनाते हैं, बट उसके सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं. तो मार्केट में सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स सस्ते में होते हैं एंड ऑर्गेनिक महंगे में. सो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स का चैलेंज इधर जूट इंडस्ट्री को भी फेस करना पड़ता है. जैसे हम कॉटन इंडस्ट्री की बात करते हैं कि उसको भी सिंथेटिक फैब्रिक से कंपटीशन फेस करना पड़ता है, यहाँ पे जूट को भी सिंथेटिक तरीके से बनाई हुई जूट, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स मतलब दिखने में वो जूट ही लगती है बट इट इज नॉट प्योर. ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स के साथ उनको फेस करना पड़ता है. एंड जो कॉम्पिटिटर्स है वो कौन से हैं जूट इंडस्ट्री के, अगर हम अपने साथ रिलेट करके देखें तो बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपीन, इजिप्ट एंड थाईलैंड. However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging. अब बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट ने बोला है कि जूट की पैकेजिंग ही होनी चाहिए, चीजों को पैकेज करना है तो जूट में ही करना है. सो इसकी वजह से जो हमारे इंडिया में ही कंजम्पशन है वो जूट की काफी होती है. टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट नीड्स टू बी डाइवर्सिफाइड. अगर हमें और ज्यादा डिमांड बढ़ानी है तो और ज्यादा प्रोडक्ट्स में जूट हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. In 2005, National Jute Policy was formulated with the objective of increasing productivity, improving quality, ensuring good prices to the jute farmers, and enhancing the yield per hectare. अब 2005 में ये important point है, National Jute Policy बनाई गई. ये क्यों बनाई गई? ताकि जो productivity है जूट की, एक तो वो बढ़ जाए,
जूट की क्वालिटी हम अच्छी दे सकें, और जूट जो फार्मर्स उगाते हैं उनको अच्छे प्राइसेस मिले इस जूट क्रॉप को सेल करने के लिए। एंड जो फार्मर्स हैं वो अब जितनी पहले जूट उगाते थे अब उनकी ईल्ड पर हेक्टेयर ज्यादा हो जाए, यानी ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाए। So the main markets are USA, Canada, Russia, United Arab Republic, UK, Australia. ये main markets हैं जहाँ पे जो जूट है वो सेल होती है। The growing global concern for environment-friendly biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. अब जूट के आपने बैग्स देखे होंगे काफी बार, सो अब कहीं पे भी जूट की कोई भी चीज खरीदने जाएं तो आपको मोस्टली एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर पैकेजिंग की बात करें तो जूट की पैकेजिंग हमेशा एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर आप प्लास्टिक वगैरह की पैकेजिंग करवाते हैं या किसी भी और मटेरियल की पैकेजिंग करवाते हैं तो वो जूट की कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती है। बट द थिंग इज जूट एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा अवेयर किया जाता है, तो इस वजह से जो जूट है अब वो मार्केट में पहले से ज्यादा कंज्यूम होना शुरू हो गया है। लोग अब जूट की पैकेजिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं एंड जूट से बने हुए बैग्स वगैरह भी ज्यादा खरीदते हैं, जस्ट फॉर द सेक दैट इट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका जूट का। अब नेक्स्ट इंडस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज शुगर इंडस्ट्री। Sugar industry stands India stands as the world producer of sugar but occupies the first place in the production of गुड़ and खांडसरी। मतलब इंडिया जो है बेसिकली अगर शुगर के मामले में हम कंपेयर करें तो इंडिया सेकंड रैंक करता है एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, मतलब सेकंड नंबर पे हम आते हैं। बट अगर हम बात करें गुड़ एंड खांडसरी की, गुड़ एंड खांडसरी बेसिकली एक वर्जन है शुगर की विच आर मोर हेल्दियर। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की बात करें तो हम फर्स्ट रैंक करते हैं। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की and in haulage its sucrose content reduces. Where should the mills be ideally located? अब बात आती है कि जो रॉ मटेरियल यूज होता है चीनी बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल जो है वो काफी बल्की होता है। आप बता सकते हैं चीनी कहाँ से बनती है? कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है जो बहुत ही बल्की है? कोई भी? हाँ जी चिराग, क्या लगता है चीनी कहाँ से बनती है? शुगर केन। शुगर केन, यस, जो शुगर केन है उससे बनती है। सो शुगर केन इज अ बल्की रॉ मटेरियल। ठीक है, सो अगर उसको ज्यादा देर हम एक जगह स्टोर भी करके रखें ना बहुत ज्यादा, तो जो शुगर केन में जो चीनी वाला कंटेंट होता है सुक्रोज है वो रिड्यूस हो जाता है ओवर दी टाइम। सो ज्यादा देर उसको स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली वो पूछ रहे हैं कहाँ ये मिल्स लोकेट होनी चाहिए जो चीनी बनाने वाली मिल्स है। So in 2010 to 11, there were over 662 sugar mills in the country spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, along with Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. 60% mills are in Uttar Pradesh and Bihar. So यहाँ पे जितनी भी जगहें दे रखी हैं, जितनी भी स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे शुगर मिल्स जो है वो बिखरी हुई हैं। यहाँ पे ज्यादा शुगर मिल्स पाई जाती हैं। और अगर आप बात करें तो 60% शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश और बिहार में है। This industry is seasonal in nature, so it can ideally suited to the cooperative sector. Can you explain why this is so? तो यहाँ पे अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो ज्यादातर इंडस्ट्री जो है वो सीजनल है नेचर में, क्योंकि शुगर केन की क्रॉप जो है वही सीजनल है। इसी वजह से जो शुगर की इंडस्ट्री है वो सीजनल है। तो ये बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर को ही यहाँ पे ज्यादातर सूट करती है, बिकॉज कोऑपरेटिव सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। सो एग्रीकल्चर सेक्टर होने की वजह से ये कोऑपरेटिव सेक्टर को ज्यादा रिलेट करती है। In the recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. अब कुछ टाइम से देखिए हमने पढ़ा कि इतनी स्टेट्स में शुगर मिल्स लगी हुई हैं, बट कुछ टाइम से जो शुगर मिल्स हैं वो सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में शिफ्ट होनी शुरू हो गई हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में। ऐसा क्यों हुआ? Because this is because the cane produced here has a higher sucrose content. कि जो महाराष्ट्र में शुगर केन जो उगाया जाता है उसमें सुक्रोज का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो मीठे ज्यादा होते हैं।
द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन। महाराष्ट्र में मोस्टली कूलर क्लाइमेट, मतलब जैसे हम नॉर्थ की बात करें तो वहां पे गर्मी होती है तो बहुत ही ज्यादा पड़ती है, ठीक है, ठंड होती है तो भी बहुत ज्यादा पड़ती है, बट साउथ की बात करें तो वहां पे रिलेटिवली यहाँ से कम टेम्परेचर रहता है, तो वहां पे कूलर क्रशिंग सीजन की वजह से जो इसका ड्यूरेशन है शुगर केन का वो ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे अगर साल में 4 to 5 मंथ्स वो उगता है, तो साउथ में बात कर सकते हैं तो आप 8 to 9 मंथ्स उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर द कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, और इन स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे कॉपरेटिव सेक्टर भी ज्यादा चलता है जिससे जो शुगर केन है वो एसोसिएटेड है। मेजर चैलेंजेस, अब चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में क्या है, देखो हर एक इंडस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें चैलेंज भी है, कॉटन के साथ भी था, जूट के साथ भी था, ऐसे शुगर इंडस्ट्री के साथ क्या चैलेंज है? शुगर इंडस्ट्री के साथ है कि इट इंक्लूड्स द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। देखो हमने पढ़ा ना कि पूरा साल तो अवेलेबल नहीं होती है शुगर, तो सीजनल नेचर रहती है इस इंडस्ट्री की। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ जो प्रोडक्शन है, मतलब इनएफिशिएंट मेथड्स जो प्रोडक्शन के चल रहे हैं, पुराने तरीके से ही आज तक भी प्रोडक्शन चल रही है, कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज, कई बार शुगर केन फैक्ट्री तक पहुंचने में ही बहुत डिले हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर केन की क्वालिटी में असर पड़ जाता है। एंड नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। बैगेज क्या होता है, जब शुगर केन से हम पूरा जूस निकाल लेते हैं तो जो भी बचता है शुगर केन का पार्ट, जो फाइबर उसका बचता है, उसको बैगेज बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी शुगर इंडस्ट्री में आप जाइए तो वहां पे इतना सारा शुगर केन यूज होता है कि उसमें से जब जूस निकाल लिया जाता है तो जो शुगर केन का पार्ट बचता है वो बहुत ज्यादा बच जाता है। उसको रादर देन कि डायरेक्टली हम सीधा थ्रो कर दें, उसको अच्छे से हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट मटेरियल इतना ज्यादा है कि डंप करने का फायदा नहीं है, उसके फाइबर से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो बैगेज का मैक्सिमाइज हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। ये भी इसीलिए देखो हर एक इंडस्ट्री में जो भी चीज वेस्ट हो जाती है तो आज की डेट में कोशिश की जाती है कि हर चीज को रिसाइकल करके देन हम यूज कर ले। तो इसी वजह से शुगर केन में भी अगर वो उसका जूस निकाल के जो फाइबर बचता है जिसको बैगेज बोलते हैं, उसको भी अगर रिसाइकल करके हम यूज कर लेते हैं तो दैट इज बेटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंडस्ट्री इज आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में देखिए क्या है, industries that use minerals and metals as raw material are called mineral based industry। जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स एंड मेटल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं उनको बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? अब कुछ इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स यूज करती हैं एंड वो इस कैटेगरी में आ जाएं, तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज हेवी मीडियम लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर द मशीनरी। मतलब ये एक बेसिक इंडस्ट्री मानते हैं हम आयरन एंड स्टील को, क्योंकि जितनी भी मशीनरीज होती हैं देखिए उसमें आयरन एंड स्टील तो यूज होता ही होता है। तो ये चाहे हैवी इंडस्ट्री हो, मीडियम हो, लाइट हो, आयरन एंड स्टील एक बेस रहता है इन इंडस्ट्रीज के लिए। Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction, material, defense, medical, telephonic, scientific equipment, variety of consumer goods. So steel तो बहुत सारी चीजों में, जैसे इन्होंने मेंशन किया, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। तो आप यहीं से देख सकते हो कि स्टील इंडस्ट्री या आयरन भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई भी फैक्ट्री खड़ी करनी है, उसमें मशीनरी लगानी है, देन आयरन स्टील तो यूज होगा ही होगा। The production and consumption of steel is often regarded as an index of country's development। मतलब कोई कंट्री कितना स्टील प्रोड्यूस कर रही है एंड कितना कंज्यूम कर रही है, इससे पता लगता है कि कंट्री कितना ज्यादा डेवलप कर रही है, कितना प्रोग्रेस कर रही है। Iron and steel is a heavy industry because all the raw materials as well as the finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation costs।
मतलब आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो देखो आयरन एंड स्टील दोनों ही हैवी मटेरियल है, इनसे जो भी बनेगा वो भी हैवी होगा। सो बेसिकली ये हैवी एंड बल्की मटेरियल्स में आते हैं, इसीलिए जब इन्हें ट्रांसपोर्ट भी करना होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमें बहुत ज्यादा पड़ जाती है, चाहे हम किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजें, क्योंकि ये हैवी इंडस्ट्रीज में आती है तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Iron ore, coking coal, limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. Some quantities of manganese are also required to harden the steel. यहाँ पे आपको स्टील की कॉम्पोजिशन की बात की गई है, पेपर में कॉम्पोजिशन नहीं आती है, बहुत रेयर हो गया कि अगर आपको एमसीक्यू में बाय चांस पूछ ले, अदरवाइज कॉम्पोजिशन नहीं आती है। सो फिर भी यहाँ पे बता रखा है कि आयरन, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन 4:2:1 में चाहिए होता है। एंड अगर आपको स्टील हार्ड करनी होती है तो उसके लिए मैंगनीज भी डालना पड़ता है। सो वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड? अब स्टील प्लांट्स जो है वो कहाँ पे होने चाहिए? जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ लोकेटेड होनी चाहिए, ऐसे स्टील प्लांट्स की अब बात कर रहे हैं तो इनकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड गुड्स आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू मार्केट एंड कंज्यूमर्स। मतलब जो भी फिनिश्ड गुड्स बन रहे हैं स्टील और आयरन इंडस्ट्री में, कुछ भी सामान बन रहा है तो उसको सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए ना, ताकि जो सामान, जो मशीनरी बनी है वो आराम से कंज्यूमर्स तक सही हालत में पहुंच सके। क्योंकि मैंने बताया ये हैवी इंडस्ट्री होती है तो हैवी सामान है, इसको अच्छे से लेके जाना पड़ेगा। So in 2010 to 11 with 72.2 million tons of steel production, India ranked fourth among the world's crude steel producer. मतलब 2010 to 11 में इंडिया का फोर्थ रैंक था जो कि स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रूड स्टील, रॉ स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। आयरन में भी जो स्पॉन्ज आयरन है, रॉ फॉर्म है, उसमें हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इन 2011 per capita consumption of steel in the country was around 49 kg per annum against the world average of 182 kg। मतलब वर्ल्ड की अगर पूरे वर्ल्ड की एवरेज लगाए तो 182 kg होती है, तो हमारे यहाँ पे 49 kg पर annum थी, यानी कि ठीक चल रही थी। तो यहाँ पे नीचे देखिए एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें आपको समझा रखा है कि स्टील कैसे बनती है। तो मैंने फिर बोला कि आपको यहाँ पे पूरा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ऐसा नहीं आएगा। बट यस, 1 मार्क में एमसीक्यू में कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं कि कौन सा मटेरियल इसमें यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप फ्लो चार्ट को एक बार दिमाग में रख लीजिए। जैसे यहाँ पे बताया गया है द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट। पहले तो रॉ मटेरियल को प्लांट तक पहुंचाना है, मतलब जहां पे वो मिल लगी हुई है वहां तक पहुंचाना है। उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस होती है, एक बहुत बड़ी सी जिसे कहते हैं भट्टी होती है, जिसमें क्या करते हैं, आयरन ओर को मेल्ट करते हैं। लाइमस्टोन इज अ फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, मतलब लाइमस्टोन को ऐड कर लेते हैं। फिर जो स्लैग बनता है, जो एक मटेरियल बनता है जो नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दिया जाता है, जो स्टील में नहीं चाहिए। फिर कोक इज बर्न्ड टू हीट द ओर, जो हमारा ओर जो रॉ फॉर्म है उसके लिए कोक को बर्न किया जाता है ताकि वो जो ओर है वो हीट हो जाए। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा यूज होता है, तो वहां पे ऑप्शन में अगर आपको लाइमस्टोन दिखेगा तो लाइमस्टोन टिक कर देना है। इस तरीके से आपको आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कभी भी पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको ये मैन्युफैक्चरिंग याद करनी पड़े। देन मोल्टन मटेरियल्स पोल्ड इनटू द मोल्ड्स कॉल्ड पिग। अब जो भी मोल्टन मतलब मेल्ट हुआ हुआ वो जो मटेरियल बना है, जो हमने भट्टी से निकाला है, उसको एक ढांचे में हम पोर कर देंगे। उस ढांचे को क्या बोलते हैं, पिग्स बोलते हैं, ठीक है। शेपिंग मेटल, अब बात आती है कि वो ढांचे को तो आपने वो मोल्टन मटेरियल को ढांचे में डाल दिया, अब मेटल को शेप करना है, किसी चीज में बनाना है, किसी फॉर्म में बनाना है, तो उस फॉर्म में बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, फॉर्जिंग, ये सिर्फ एक मेटल को शेप करने के प्रोसेसेस होते हैं। फिर बनती है स्टील। Pig iron is purified by melting and oxidizing the impurities. मैंगनीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड। अब आपको पूछा जा सकता है कि स्टील बनने में कौन से मटेरियल ऐड होते हैं, तो वहां पे अगर ऑप्शन में आपके पास मैंगनीज, निकल, क्रोमियम ये लिखा हुआ है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये आपने याद रखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं, और वो भी मैं बहुत बोल रही हूँ कि 1 मार्क के एमसीक्यू में आएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, ओके।
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मैप दे रखा है आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लिए। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट मैप्स दिए हुए थे उसके हिसाब से ही आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। जो भी आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, वैसे तो इसमें भी दे रखे हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि भिलई आयरन एंड स्टील प्लांट प्लॉट कीजिए, तो आपने प्लॉट करना है। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट प्लॉट कीजिए, तो आपने प्लॉट करना है। ठीक है, भद्रावती प्लॉट कीजिए, सालेम प्लॉट कीजिए। तो इस तरीके से आपको दिया होगा सालेम आयरन एंड स्टील प्लांट, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट। ठीक है, सो एक दिन पूरा लेक्चर हम सिर्फ मैप्स ही प्रैक्टिस करेंगे, आप भी सामने रखोगे एंड मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो ये मैप कंटेंट इस चैप्टर में हालांकि काफी ज्यादा है, तो इसको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। नेक्स्ट आपके पास ये डेटा दे रखा है। अगेन डेटा आप पढ़ सकते हैं, बट ये आपको पेपर में कहीं नहीं आता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो हमारी गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया की तरफ से ये डेटा रखा है कि किन किन सालों में कितना कितना जो टन है वो स्टील का प्रोड्यूस हुआ है। लास्ट हमने ये पढ़ा 72.2 मिलियन टन पर एनम हमने प्रोड्यूस किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है मिनी स्टील प्लांट्स। अब यहाँ पे मिनी स्टील प्लांट्स के बारे में क्या है कि दे आर स्मॉलर एंड हैव इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस। जो भट्टी होती है ना, इनमें इलेक्ट्रिकल होती है, और इसमें यूज क्या क्या होता है, स्टील का स्क्रैप, जो कि बहुत ही पतले पतले जो स्टील के जैसे कहते हैं ना पतरे होते हैं, वो यूज होता है। एंड स्पॉन्ज आयरन, रॉ फॉर्म ऑफ आयरन यूज होता है। इसमें दे हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील इंगॉट्स एज वेल। इसमें रोलर्स यूज होते हैं, और इंगॉट्स मतलब एक ढांचे होते हैं जिनसे स्टील बनाने की कोशिश की जाती है। दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड अलॉय स्टील। यहाँ पे माइल्ड स्टील बनाई जाती है, बहुत ही हार्ड वो स्टील नहीं बनाई जाती है, जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स। एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट मतलब जहां पे सारे के सारे प्रोसेसेस एक ही जगह हो रहे हैं। सो एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस एक ही जगह पे हैंडल होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल से लेके स्टील मेकिंग तक। यानी स्टील मेकिंग मतलब जो मोल्टन स्टील है, फिर उसके बाद रोलिंग करना एंड फिर शेपिंग करना, ये सारे के सारे प्रोसेसेस एक ही जगह पे डील होते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। मतलब दो तरीके के आपने स्टील प्लांट किए, एक तो इंटीग्रेटेड जिसमें सारे के सारी चीज एक ही छत के अंडर हो रही है, चाहे वो रॉ मटेरियल से स्टील बनाना, स्टील से फिर रोलिंग करना, उस रोलिंग से फिर स्टील के ढांचे बना देना। दूसरा आपने पढ़ा मिनी स्टील प्लांट। मिनी स्टील प्लांट में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जहां पे माइल्ड एंड अलॉय स्टील बनती है, ज्यादा हार्ड स्टील नहीं बनती। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्क्ड देयर स्टील थ्रू। जो भी हमारी गवर्नमेंट के अंडर जो स्टील बनती है, उनके ऊपर जो स्टील की एक स्टैंप लगी होती है ना कि ये गवर्नमेंट के अंडर है, इसकी क्वालिटी पूरी अच्छी है। तो वो स्टैंप किसकी लगी होती है, थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको SAIL बोलते हैं। तो पेपर में आपको ये भी आ सकता है कि SAIL के बारे में आप इसकी फुल फॉर्म लिखे, MCQs में पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके की फुल फॉर्म देके आपको पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो इनको मार्क करती है जो भी स्टील बनती है। ओके,